बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ट्रांजिटरी बिटवीन एस एंड पी, एज दे आर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो देयर नेम इज़ ट्रांजिशन, चेंजिंग। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप ये भी लिख सकते हो एज दे हैव बोथ या देयर प्रॉपर्टीज, एज देयर प्रॉपर्टीज are intermediate, their properties are intermediate between S and P block elements, यानी उन दोनों की दरमियानी किस्म की प्रॉपर्टी हैं। ना ही बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव है और ना ही ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, दे शो ट्रांजिटरी वैलेंसीज, they show transitory या variable valencies, so they are named transition elements. They are named transition elements. Then why they show transitory valency? In fact, there is little difference of energy between their valence and penultimate orbital. There is little difference of energy between their valence and penultimate shell, so they show variable valency. They show variable valencies. ठीक है, इनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, आउटर की फर्दर दो कैटेगरी हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। D subshell is in the process of filling, then it is outer transition element। इसमें दो कैटेगरीज हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो है दे शो ऑल टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, ये वाले जो हैं इनमें बेसिकली डी ऑर्बिटल या तो स्टार्ट ही नहीं होता, कोई ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें पाई जाती है, या फिर कॉम्प्लीटली फिल्ड होता है। आप कहो इन दीज एलिमेंट्स आइदर
D subshell is complete or doesn't participate so they do not show typical properties of transition एलिमेंट्स। अब भी ये मसलन इनमें कलर कम्प्लेक्सेस नहीं बनते, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक्सक्लूसिवली नहीं शो होती, इनके कम्प्लेक्सेस कलर नहीं होते, बहुत सारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कम्प्लेक्सेस की नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट वो शो नहीं करते। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें सेकंड बी के एलिमेंट होंगे और थर्ड बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, सेकंड बी के अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं और थर्ड बी के आपको पता है इसमें आपके पास है जिंक है, कैडमियम और मरकरी है। जिंक, कैडमियम और मरकरी है। ठीक है, किन की बात कर रहे हैं? नॉन टिपिकल की। और थर्ड बी के अंदर आपके पास स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम है। अच्छा, ये दो ग्रुप के अंदर ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन टिपिकल हैं। बाकी ये सारे के सारे जो होंगे मतलब फर्स्ट बी हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब बी जो हैं बाकी दे शो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं कि इनकी बड़ी यूनिक किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हमने डिफरेंशिएट किया टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जबकि मेजर कैटेगरी थी दे आर इंक्लूडेड बोथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन जो हैं दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन elements. They include 2 series. One begins from lanthanum is called lanthanide series. Other begins from actinium. So it is called actinide series. 2 series हैं each containing 14 element. ठीक हो गया। एक कौन सी है? lanthanide series और दूसरे actinide series। तो ये आई थिंक हमारे सिलेबस से बियॉन्ड होगा, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें 2 कैटेगरीज टिपिकल और नॉन टिपिकल। टिपिकल में तमाम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट शो हो रही हैं, नॉन टिपिकल में टिपिकल ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट की होती हैं उनके कम्प्लेक्सेस की, कलर फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सक्लूसिवली चेंज हो रही है, वो नहीं हो रही होती है इनके अंदर। ठीक हो गया, तो इसको हमने याद भी रखना है। सेकंड बी एलिमेंट के नाम भी आपको पता होना चाहिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर नॉट ट्रांजिशन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। लाइकवाइज third B elements scandium, yttrium and lanthanum are also not typical transition elements. अभी मैं पहली ट्रांजिशन सीरीज़ 3D सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ। वाई इसको 3D सीरीज़ कहते हैं? आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर बच्चों जस्ट S सब शेल होता है, जबकि सेकंड ऑर्बिट से आपके P भी स्टार्ट हो जाता है S के साथ। आपको पता है आपके थर्ड ऑर्बिट में SP के साथ D स्टार्ट होता है। बेसिकली इसलिए हम इसको 3D सीरीज़ का नाम देंगे, 3D 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 ऑल 3D सीरीज़। अच्छा, फोर्थ ऑर्बिट से बच्चों आपका F ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। 3 तो पहले हो चुके हैं और फोर्थ
F का आगाज़ होता है 4th ऑर्बिटल से, आपने याद रखना है। यानी 4F हो सकता है, 3F एग्जिस्ट नहीं करता, 3D हो सकता है, 2D नहीं हो सकता, 2P हो सकता है, 1P नहीं होता, और 1S हो सकता है। ठीक है जी। हमने पहली ट्रांजिशन सीरीज़ लिखी जी यहाँ पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनके एटॉमिक नंबर। इससे पहले यू नो कि आर्गन से ये स्टार्ट होती है ये सीरीज़, यानी आर्गन के बाद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ले रहे हैं। तो इस इधर पोटेशियम था और कैल्शियम था 1920, ये इंक्लूडेड नहीं है इस सीरीज़ में। यू नो कि पोटेशियम और कैल्शियम बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, ठीक है जी, और जिंक 30। ठीक हो गया। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखें जी, आर्गन तक आपने 18 इलेक्ट्रॉनों को अकोमोडेट कर दिया है, ठीक है, आर्गन तक। अब 321 तक आपने जाना है, 4s2, 18 + 2 20 और ये 21, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। अब मैं इसको एक दफ़ा ऐसे ही फिल करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि एनामलस बिहेवियर कहाँ पे है। ये देखो 4s2, 3d2, ये देखें 22 पूरे हो गए, 18 + 4। अब वो 18 जेब में रखें, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 और 2 10। आपको पता है डी में आई मैक्सिमम 10 सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉपर की और क्रोमियम की, ये बेसिकली मैंने आपको बताना था कि ये इर्रेगुलर या एनामलस बिहेवियर शो करते हैं, आपने याद रखना है। बेसिकली डी के अंदर 4 हों, डी कितनी किस्म का होता है आपको पता है, डी 5 किस्म का होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। These are 5 orbitals in d subshell. Each can occupy 2 electrons. So we say कि capacity इसकी d subshell की capacity 10 इलेक्ट्रॉन होती है। ये कब की बात है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन accommodation की। ठीक हो गया, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन इसमें रखे हुए हैं। ओके जी। तो ये 4s2 की बजाय ये 4s में एक रह जाता है, इधर 5 आ जाते हैं। ठीक है, ये इर्रेगुलर बिहेवियर है। इधर देखो, इधर 2 थे, इधर 1 हो गया। भाई वजह क्या है, ये जो d के 5 ऑर्बिटल हैं, इनमें 4 में इलेक्ट्रॉन अगर हो, इधर देखो 1 2 3 4, तो ये स्टेबल नहीं है। ये s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, d हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल है। क्या कहा मैंने, d पार्शली फिल्ड होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे पार्शली फिल्ड होगा, लेकिन ये d हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए क्रोमियम में इर्रेगुलर बिहेवियर होता है। ठीक है, s भी हाफ फिल्ड, ये जी 3 आप 4s इसको कर दो। ठीक है, ये भी हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक हो गया। इसी तरह अब कॉपर जो है ये भी इर्रेगुलर बिहेवियर शो करता है। देखें जी, कॉपर में क्या सिनेरियो है, हमने रखे हुए हैं 4s2 और 3d9, दैट इज़ रॉन्ग। भाई ये फिर या तो d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो, यानी या 5 हो या 10 हो, ये ज़्यादा स्टेबल तब होगा। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर आ जाता है। अब d कॉम्प्लीटली फिल्ड रखो, आप d 10 करो और 4s 1 करो, ये हाफ और ये कंप्लीट, एक कंप्लीट और एक हाफ भी स्टेबल होते हैं। जबकि एक पार्शियली फिल्ड अगर होता, यहाँ d9 होते, तो ये स्टेबल ना होता। इसके लिए आप रीज़न बता सकते हैं कि बेसिकली कॉम्प्लीटली
filled orbitals, completely filled orbitals are more stable than half filled orbitals, ठीक है, half filled orbitals और half filled are more stable than partially filled orbital। तो इसलिए हम किसी ऑर्बिटल को पार्शली फिल्ड नहीं छोड़ रहे, यानी एलिमेंट कोशिश कर रहे हैं कॉपर और क्रोमियम के अंदर इरेगुलर बिहेवियर हो रहा है। यहाँ 4s2 की बजाय 4s1 और D4 की बजाय D5 हो गया, और यहाँ पे 4s2 D9 की बजाय 4s1 3D10 हो गया। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, इस पे MCQs आ सकता है। विच एलिमेंट, देखें जी, विच ऑफ द एलिमेंट शोज, which set of elements shows anomalous behavior। anomalous का मतलब irregular, anomalous behavior as for filling is concerned, as for filling is concerned। तो सेट मैं बना देता हूँ यहाँ पे A B C D। पहला सेट है मेरे पास क्रोमियम और जिंक का, दूसरा है क्रोमियम और कॉपर का, तीसरा है क्रोमियम और मैंगनीज का, और तीसरा है जिंक और आयरन का। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शन है जी आपके पास। कौन सा सेट ऑफ एलिमेंट अब आपके सामने है? एक बच्चों क्रोमियम शो कर रहा है इरेगुलर बिहेवियर, और दूसरा कॉपर कर रहा है। आपने क्रोमियम और कॉपर वाला सेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्रोमियम जिंक, क्रोमियम कॉपर, क्रोमियम मैंगनीज, जिंक और फेरस। अब इनमें से एक कर रहा है इरेगुलर, ये दोनों ही कर रहे हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। और इनमें सिर्फ एक कर रहा है और इनमें सिर्फ एक, ये इनमें से तो बल्कि कोई भी नहीं कर रहा है, जिंक तो फॉलो कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल, फिर हाफ फिल्ड और सबसे एंड पे पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल आएंगे। हम चूँकि ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखो तो हाफ फिल्ड s इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? इसमें एक है, ठीक है, इसमें कोई हाफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s का नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है। क्रोमियम में एक है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं। एस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो तो आप देख रहे हो कि स्कैंडियम, क्रोमियम और कॉपर में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हम बात करें एस की। अगर आप पी की बात करो तो पी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? अनपेयर्ड, सॉरी फॉर दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट डी, सॉरी। अच्छा, डी में अगर बच्चों आप देखो तो डी में यहाँ पे अनपेयर्ड एक है, फिर 2 है, वेनेडियम में 3 हैं, क्रोमियम में 5 हैं, और मैंगनीज में 5 हैं, और फेरस में 4 हैं। डी हाफ फिल्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, डी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी के अंदर कोबाल्ट में 3 हैं, निकल में 2 हैं, कॉपर में देख लें आप कोई नहीं है, और जिंक में भी कोई नहीं। अब आप ओवरऑल अगर आप देखें कि ओवरऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे ज़्यादा किस में बन रहे हैं? आप देखें अगर ओवरऑल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो क्रोमियम में है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ जिंक के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हो कि इसमें डी का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ओवरऑल आप कह सकते हो कि स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो सकते हैं ये डी वाले इन केस ऑफ टाइटेनियम ओवरऑल, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही डी वाले हो सकते हैं इन केस ऑफ वेनेडियम। अब आप इसको टेबल को अच्छी तरह से देखें किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जहाँ तक ट्रांजिशन एलिमेंट की इम्पोर्टेंस का सवाल है,
तो ये मेटल बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस रखती हैं। इंडस्ट्री के अंदर ये मेटल जो है एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होती हैं, इन इंडस्ट्री एज ए कैटलिस्ट। आपने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं जिसमें आप हैबर बुश प्रोसेस से अमोनिया तैयार करते हो, आयरन एज कैटलिस्ट होता है, और फिर आप हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल करते हो, उसमें निकल हो सकता है, प्लेडियम हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है एज कैटलिस्ट। इसके अलावा वेनेडियम का ऑक्साइड आप जिसे V2O5 कहते हो, उसका डेरिवेटिव है, तो ये SO2 से SO3 में कन्वर्ट करने के लिए एज ए कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा टंगस्टन आप कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो और रिएक्शंस में अगर आप बात करें तो सो मच सो दैट कि ये हमारे बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं इन इंडस्ट्री में। इसके अलावा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं। इनकी सबसे अहम खूबी जो है कि ये बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, इसलिए इनको वायर्स वगैरह में और ट्रांसमिशन लाइन में और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इनकी बहुत अहमियत है। फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है, आम तौर पे, तो इनकी भी बड़ी अहमियत है। फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होती है, ठीक है, ये भी एक इनकी बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब इनमें डाइवर्सिटी ऑफ कंपाउंड्स पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। फिर इनके कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, ये भी एक इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जी, ठीक है। इसके अलावा ये अलॉयज़ बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, अलॉयज़ फॉर्मेशन में, सब्स्टिट्यूशन अलॉयज़ जिसे हम कहते हैं। और ये कॉइनेज मेटल है, आपको पता है, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत कीमती मेटल हैं, ज्वेलरी में इस्तेमाल होती हैं। इन सब से ऊपर की चीज़ बता रहा हूँ, प्लेटिनम, जिसको आप वाइट गोल्ड कहते हैं, ठीक है, इट्स प्रीशियस, मोर प्रीशियस दैन इवन गोल्ड। कॉइनेज हैं ये सारी इनकी इम्पोर्टेंस है। गाड़ी के पार्ट बनाने के लिए आप अलॉयज़ इस्तेमाल करते हो, व्हीकल के आपने देखा स्पेयर पार्ट्स कॉस्टली होते हैं, बेसिकली अलॉय फॉर्मेशन होती है इनके अंदर, सो इन थोड़े प्रीशियस होते हैं ये, ठीक हो गया। ये सारी आपकी ट्रांजिशन मेटल्स की इम्पोर्टेंस हैं जिनको हमने यहाँ पे मतलब मुख्तसर सा लिखा। हम बात कर रहे हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं। बाइंडिंग एनर्जीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, पैरामैग्नेटिज्म, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कलर फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है, और ये हम सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जीज जी, हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बेसिकली ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं बाइंडिंग एनर्जीज पे। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी जो है दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखें मसलन सोडियम में बात कर रहा हूँ, सोडियम में एक बाइंडिंग एनर्जी है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, बाइंडिंग एनर्जी सिलिकॉन में और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते जाएंगे। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो उस एलिमेंट के अंदर टफनेस भी ज़्यादा आ जाएगी, उसकी मैलिएबिलिटी भी काफ़ी होगी, और इसके अलावा उसमें डक्टिलिटी भी आएगी, ठीक हो गया। ये सारे फैक्टर जो हैं
होता क्या है, डी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आपको पता है, ठीक है, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जीज जो है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, देखिए मेटालिक करैक्टर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होने के चांसेस होंगे, मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बढ़ती है। तो हम देख सकते हैं कि 5b और 6b में ये मैक्सिमम होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5b ग्रुप और 6b ग्रुप में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बाइंडिंग एनर्जीज एट दी टॉप होती हैं। ठीक हो गया। अगर ट्रेंड्स की बात करें तो वही बात है, 5b से 6b तक टॉप पे चले जाते हैं ये बाइंडिंग एनर्जीज। इसके अलावा याद रखिएगा मैंगनीज़ एक एक्सेप्शनल केस है। अगर आप इस पे जाएं तो मैंगनीज़ में कह लो कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होने की बजाय, यानी बढ़ने की बजाय, वो बाइंडिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं लेकिन बाइंडिंग एनर्जी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर वही बात हो गई भाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जीज। तो वही ट्रेंड आ जाएंगे जी, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएंगी। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। आम तौर पे फिर वही बात कि 5b से लेकर के आप देखो 7b तक हमारे पास मैक्सिमम बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट होती है। अगेन बाइंडिंग एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट जो मैंने बताया कि मैंगनीज थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ड्यू टू इट्स वीक्स कह लो लैटस, ठीक है। इसकी लैटस जो है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो जल्दी ब्रेक कर जाती है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिविएशन शो करेगा, लेसर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें, आयनिक रेडियाई की बात करें, या ये हमारा इसमें क्रोमियम भी इरेगुलरली मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो शो कर देता है इनके वीक स्ट्रक्चर की वजह से। ये दोनों मेटल याद रखिएगा। आयनिक रेडियाई, अच्छा आयनिक रेडियाई आप अगर ग्राफ देखो, ये देखो कैल्शियम से हम वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, अच्छा इसमें कोई रैशनलाइजेशन नहीं है, नो रैशनलाइज हम नहीं कर सकते इनको, इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है, क्या है, इरेगुलरिटीज़ हैं, इसको हम नो जनरल ट्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा। एज़ फार एज आयनिक रेडियाई आर कंसर्न, हम इनको कोई जनरल ट्रेंड नहीं दे सकते, इसमें कभी अब्रप्ट चेंज आ रहे हैं, फ्लैक्चुएशंस आ रही हैं, हम इसको जनरलाइज नहीं कर रहे। इस तरह कोवलेंट रेडियाई अगर आप देखो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ये यहाँ रेगुलरली नीचे आ रहा है, यहाँ स्टेबल हो रहा है, और निकल, कॉपर और जिंक के बाद फिर रेडियाई बढ़ना शुरू कर देता है। असल में ये 3d इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे फिलिंग हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ तक तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जब इनर कोर बना देता है, निकल, कॉपर और जिंक में इनर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और इनर शेल डी ऑर्बिटल जो है वो शील्ड करना शुरू कर देता है। 3d बिगिन टू शील्ड 4s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शील्ड 4s इलेक्ट्रॉन। तो आखिर में फिर भी शुरू में कोवलेंट रेडियाई कम हुए, फिर स्टेबल हुए और आखिर में फिर बढ़ना शुरू हो गए। आखिर में बढ़ना क्यों शुरू हुए कि 3d इनर कोर बना के शील्ड करना शुरू कर देता है 4s के इलेक्ट्रॉनों को, ठीक हो गया। तो अब है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? द प्रॉपर्टी इन विच सम सब्सटेंसेस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, and are attracted by magnet, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है।
ये किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। आप कहो इंक्रीज्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होगा भी ज़्यादा हो जाएगी, पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक, इनका डायरेक्ट रिलेशन है जी। अब हम कोई एक ग्राफ बना के कोशिश करते हैं कि इसको हम रैशनलाइज कर सकें। यहाँ पे स्कैंडियम है और यहाँ पे जिंक है। आपको पता है इन दोनों के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 0 या मिनिमम होते हैं। इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। यानी स्कैंडियम और जिंक में मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी आयनिक स्टेट में। फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस टॉप पे चले जाएंगे। इनमें 6 6 5 6 अनपेयर्ड 6 6 इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज +3 और फेरस +2 में। फिर फेरस 2 दफ़ा आना चाहिए था, फेरस फेरिक, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इस तरह से ये ट्रेंड बन रहा है। इसका मतलब है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म इस तरफ अगर बढ़ रही हो तो कौन से दो शो कर रहे हैं? फेरस और मैंगनीज, ओइंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि स्कैंडियम और जिंक जो है मिनिमम शो कर रहे हैं। आप अगर देखो तो मैंगनीज यहाँ पे बनेगा, फेरस और फेरिक ये जो है आपके मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होंगे। तो इनकी पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट इज पैरामैग्नेट? दिस इज द बिहेवियर इन विच एन एलिमेंट इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट ओइंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिज्म इसका उलट है। वो क्या है? डायामैग्नेटिज्म ये है कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, आपका सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डायामैग्नेटिज्म। अदरवाइज की बात कर रहा हूँ। हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट की। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, अपेरेंट चार्ज है, ठीक है, अपेरेंट चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, और 0 ऑन एन एलिमेंट इन एनी ऑफ इट्स स्टेट्स। या ये फ्री एलिमेंट है, या ये आयन है, या ये कंपाउंड के अंदर मौजूद है, तो उन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसके ऊपर चार्ज आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड। अच्छा, ये बहुत ही ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और उसकी वजह क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की रीज़न क्या है? एक तो s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। और अगर d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाए तो +3 से लेकर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाती है, ठीक है। और समटाइम्स तो ऑस्मियम वगैरह जो है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन दिस इज़ वेरी रेयर फिनोमेना है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। +1 वाले देख लो, +2 वाले कोई देख लो, +3 वाले, +4 वाले, +5 वाले अगर आप देखें तो कॉपर +1 वाला होता है, जबकि +2 में ऑलमोस्ट ये सारे स्कैंडियम, टाइटेनियम, आपका वेनेडियम, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल ये सारे शो करते हैं। आप अगर मेन जायज़ा ले लें +7 में तो आपका मैंगनीज़ आता है, और +8 अगर आप देखो तो ऑस्मियम आता है। बाकी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ एलिमेंट मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैटालिस्ट हमने कहा जी ये इंडस्ट्री के लिए ये कॉपर हो गया, जिंक हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकल हो गया, और ये बहुत अच्छे प्लेडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, बहुत अच्छे कैटालिस्ट हैं। क्यों? वाई दे आर यूज्ड एज कैटालिस्ट? दो रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो फिज़िकल पार्टिसिपेशन हम बात कर लेते हैं, और दूसरा केमिकल पार्टिसिपेशन। अगर केमिकली पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये दो रीज़न्स हैं केमिकली क्यों ये अच्छे कैटालिस्ट हैं।
यानी इनकी केमिकल रीज़न ये है कि एक तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है और दूसरा इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। ठीक हो गया। फिजिकल पार्टिसिपेशन की रीज़न ये अपनी प्रोवाइड साइट प्रोवाइड करते हैं, लार्ज इनका सरफेस एरिया है और इनके अंदर इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ये अपना एरिया, और दूसरा इनका लार्ज साइज़ भी एक रीज़न है। लार्ज साइज़ जो है ये भी एक रीज़न है कि दे आर यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। अगेन देखें, फिज़िकल पार्टिसिपेशन एज ए कैटालिस्ट के लिए क्या वजूहात हैं कि ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करे, लार्ज सरफेस एरिया दे और इनके अंदर इंटरमीडिएट स्टेट हो और इनका लार्ज साइज़ जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अगर आप देखें केमिकल पार्टिसिपेशन क्या वजूहात हैं, वेरिएबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और वेकेंट इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड एज वेरी गुड कैटालिस्ट। अलॉय फॉर्मेशन आप कहेंगे कि लार्ज साइज़ होने की वजह से ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके एटम जो हैं कन्वर्टिबल हैं, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर से आप इनके अंदर स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन ऑफ द अदर कर सकते हैं, मैनिपुलेशन इनके अंदर कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट की। तो इसमें हम अलॉयज़ जो हैं दे आर मिक्सचर्स, बेसिकली मिक्सचर्स ऑफ वेरियस मेटल्स। ये एक एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड की, ये भी आपको याद होना चाहिए, सॉलिड इन सॉलिड अलॉय फॉर्मेशन। तो लार्ज साइज़ के एटम एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं और मिक्सचर ऑफ मेटल बनता है। दैट इज़ वाई कि इनके मिक्सचर जो है और ये काफ़ी प्रीशियस किस्म के अलॉय फॉर्मेशन होती है। इसमें ब्रास है, इसमें ब्रॉन्ज है और इसमें और भी जिसको हम बोलते हैं और भी बहुत सारे आप बता सकते हैं यहाँ पे अलॉयज़। इसके अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पे हम जाते हैं। इंटरस्टाइक का मतलब है खाली जगह, ठीक है। इंटर का मतलब दरमियान, स्टाइस का मतलब ये दो बिग एटम हैं, इनके दरमियान जो खाली जगह है उसमें किसी छोटे एटम का आके रिजाइड कर जाना, हाइड्रोजन का, बोरोन का, ठीक है, छोटे एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, बोरोन, इन खाली जगहों पे आके जब रिजाइड करते हैं तो दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल। इंटरस्टाइस का मतलब वेकेंट स्पेसेस, प्लेसेस, ठीक है। इन वेकेंट प्लेसेस के अंदर आप कहेंगे व्हेन स्मॉल एटम्स reside in vacant area of transition element atoms। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के एटम के दरमियान वेकेंट एरिया में जब छोटी मेटल्स, छोटे एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन और कार्बन आके रिजाइड करें। और दूसरा याद रखिए ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, यानी इनमें कोई याद रखना है रेशो इज़ नॉट फिक्स्ड, इज़ नॉट फिक्स्ड। और दूसरा इट इज़ फिजिकल अटैचमेंट। क्या है ये? फिजिकल अटैचमेंट है, ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, नो केमिकल इंटरेक्शन, इनमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनता बल्कि फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू ये वाले इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। बहुत अहम प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल की है कलर कॉम्प्लेक्सेस, कलर फॉर्मेशन बाय कॉम्प्लेक्सेस। वाई कॉम्प्लेक्सेस शो कलर्स? तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल को जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो डी इनिशियली तो आपको पता ही है कि दिस इज़ कॉल्ड डीजेनरेसी, तमाम ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, लेकिन जब इसको लिगेंड अप्रोच करता है तो ये डबल इसमें डीजेनरेसी में स्प्लिटिंग हो जाती है। दीज आर कॉल्ड डबली डीजेनरेट,
ठीक है। दीज आर कॉल्ड ट्रिपली डीजेनरेट, यानी डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है जब इसको लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है। डी की ट्रांजिशन स्प्लिटिंग होगी जी डबली डीजेनरेट और ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल में। लेट से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है, यहाँ से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है? डी ट्रांजिशन हुई, डी से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले डी में गया, उसने कुछ एनर्जी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब की और कुछ ट्रांसमिट की, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर फॉर्मेशन। अब कोई मेटल आयन जो है अगर उसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, मसलन आयरन का कोई कम्प्लेक्स है Fe, ये एक कम्प्लेक्स है आयरन का जिसमें आपके पास 6 लिगेंड लगे हुए हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेटल की +3 है। एक बात याद रखिएगा कि बिगर एटॉमिक नंबर अगर होगा मेटल का तो बिगर स्प्लिट होगा। क्या होगा? बिगर स्प्लिट होगा। कब बिगर स्प्लिट होगा? जब मेटल का कह लो एटॉमिक नंबर हाई होगा तो बिग स्प्लिट होगा, तो एब्जॉर्ब भी हाई एनर्जी करेगा, एब्जॉर्ब हाई एनर्जी। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, ये जो आयन है इसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये ट्रांसमिट ऑरेंज करेगा लाइट, ठीक है, ये ट्रांसमिट ऑरेंज लाइट करेगा और कम्प्लेक्स का कलर क्या आएगा? जबकि इसने एब्जॉर्ब कौन सी लाइट की है? एब्जॉर्ब इसने की है ब्लू लाइट, याद रखनी है, और ट्रांसमिट ऑरेंज। और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स शुड बी ऑरेंज, ठीक है। अगर कोई स्मॉल मेटल है लोअर एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ये तो हायर एटॉमिक नंबर था, ये थोड़ा लोअर एटॉमिक नंबर है, तो इसमें क्या होगा? स्मॉल स्प्लिट होगा, ठीक है। इसमें इमिटेड एनर्जी जो होगी वो स्मॉल होगी। जब एनर्जी स्मॉल होगी तो एब्जॉर्ब भी स्मॉल एनर्जी ऑफ लाइट ये करेगा, ठीक है। स्मॉल एनर्जी लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसका कलर ग्रीन आएगा। लेकिन ये एक आपने वो एक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, ग्रीन के ऑपोजिट अगर आप देखें जो ये एमिट करेगा, एमिटेड जो कलर आएगा वो होगा आपका रेड, जो कि ग्रीन के ऑपोजिट है। सो कॉम्प्लेक्स अपीयर्स रेड, ठीक हो गया। तो ये तो था एटॉमिक नंबर का फ़र्क। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर में देखते हैं, कम ऑक्सीडेशन नंबर एक ही एलिमेंट की और एक ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर। देखें जी, लो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे आयरन का इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसमें स्मॉल स्प्लिट होगा, ठीक है, स्मॉल स्प्लिट होगा और स्मॉल ही जंप होगा इसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, और स्मॉल ही एनर्जी होगी, स्मॉल ही एनर्जी होगी। तो अगर आप देखो तो स्मॉल एनर्जी पे यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई है, स्मॉल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इसका यूँ कह लो कि रेड एब्जॉर्ब हुआ है, तो फिर ट्रांसमिट इसके ऑपोजिट अगर आप देखें बैंड में एनर्जी कलर बैंड जो आ रहा है, तो इसका कलर ग्रीन होना चाहिए फेरस वाले का। इसके बरक्स हाई ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर, बिग स्प्लिट यानी स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है, और बिग एनर्जी जंप, बिग जंप कर लो, बिग जंप, बिग जंप और
बिग एनर्जी एब्जॉर्ब। तो बिग एनर्जी एब्जॉर्ब पे ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो येलो कलर की कर रहा है, तो फिर ये एमिट कौन सा करेगा, ट्रांसमिट वायलेट कलर, तो इसका कलर वायलेट नज़र आएगा। तो दिस इज़ हाउ कि ऑक्सीडेशन नंबर और एटॉमिक नंबर किस तरह से ट्रांजिशन को इसको इफ़ेक्ट करता है। अगर आप देखें, अगर आपका लिगेंड अमोनिया हो तो ये बिग स्प्लिट करेगा, ठीक है, और अगर वाटर हो तो ये स्मॉल स्प्लिट करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट ऐसा है सेंट्रल एटम जिसमें डी कम्प्लीटली फिल्ड है, भाई इधर भी इलेक्ट्रॉन 2 है, पूरे 2 हर एक के अंदर, इधर भी पूरे, नो ट्रांजिशन नो कलर। तो अब आपको पता चल जाएगा नो कलर फॉर्मेशन जिंक में क्यों नहीं होता, फॉर्मेशन जिंक में कलर क्यों नहीं बनता, भाई उसमें डी के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड सिनेरियो है, कोई ट्रांजिशन नहीं होती, जिसके नतीजे में कोई डी ट्रांजिशन होगी तो कलर बनेगा ना, तो यहाँ डी ट्रांजिशन ही नहीं हुआ, तो नो कलर फॉर्मेशन इन जिंक। लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ सम एमसीक्यूज विच सेट इज नॉट नॉन टिपिकल। क्वेश्चन पे गौर करें, जो नॉन टिपिकल नहीं है, कैडमियम जिंक दोनों नॉन टिपिकल हैं, जिंक मरकरी नॉन टिपिकल हैं, कैडमियम स्कैंडियम ये तीनों सेट नॉन टिपिकल है। नॉट जो है निकल और कोबाल्ट टिपिकल हैं बेसिकली, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बोथ आर नॉन ऑफ दिस। तो यकीनन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Electronic configuration of 3D series is closely related to argon, neon, xenon, radon. Basically argon 18 के बाद पोटेशियम, कैल्शियम और फिर ये सीरीज शुरू होती है, तो आर्गन से क्लोजली रिलेटेड है। टोटल नंबर ऑफ स्टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता है 3 डी सीरीज है और 2 एफ सीरीज है। हर डी सीरीज के अंदर 3 डी सीरीज़ है, हर एक में 10 एलिमेंट हैं, 2 एफ सीरीज़ है, हर एक में 14 एलिमेंट है, तो ये 30 + 28, तो ये 58 का ऑप्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। इफ़ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज़ फिल्ड इन 3D सब शेल, द नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन गोज़ टू। भाई अगर 3D फिल है तो आप इसका n+l निकाल लें, 4 + 0 एन, एल वैल्यू आपको पता है ना, एल वैल्यूज़ आपको अंदाज़ा होना चाहिए। एल वैल्यू क्या होती है, एस की 0, पी की 1, डी की 2 और एफ की 3। अब n+l करें, जिसकी n+l वैल्यू सबसे छोटी आएगी आफ्टर 3D, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। अब इसकी 4 + 0 4, इसकी 3 + 2 5, ठीक हो गया, इसकी 4 + 1 5 और इसकी 4 + 3 7। अब देखें जी 3D की क्या आ रही है, ये भी देखें 3D 3 + 2 5। देखें इसमें इन दोनों में कंपटीशन करवाएं, ठीक है। हाँ 4p, अब आप देखो 3D की आ रही है 5, n+l वैल्यू 5 आ रही है, तो 5 तो ये कंपटीशन में नहीं होगा, ये तो 4 है, ये तो फिल हो चुका है पहले ही। अब रह गया मुकाबला 4D 4p और 4f में, ये f में भी नहीं जा सकते, 7 है हाईएस्ट है। अब रह गए ये दोनों में कंपटीशन है, ठीक है, 4 + 1 5 और अब मुकाबला है 4D और 4p में, ठीक है। तो यकीनन इसमें से 4p में इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका ये हो जाएगा 4p, ठीक है। जबकि 4D जो है या 4f 4D आप देखें D के लिए 3 वैल्यू है, अभी इसकी भी 7 हो रही है। खैर तो 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा जो नेक्स्ट आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज़, क्रोमियम मैंने कहा था इरेगुलर बिहेवियर शो करता है।
असल में क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है। आर्गन 18 के बाद 4s2 और 3d4 बनता है, लेकिन ये 4 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके अंदर स्टेबल नहीं है। s का इलेक्ट्रॉन एक d में जाता है तो 4s1 3d5, ठीक है। तो इनमें से 4s1 3d5 देखें कोई है आपके पास ऑप्शन? ये बिल्कुल जी बीटा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, जो कि इस एनामलिस बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। इसके बाद विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कापर, कापर की कौन सी है जी इसमें से? अगेन कापर का एटॉमिक नंबर 29 है। आप करो आर्गन और 4s2 3d9, होनी तो ये चाहिए थी इसकी, लेकिन d पार्शली फिल्ड स्टेबल नहीं होता। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजो, आप करो 4s1 3d10, तो ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर कापर होगी। 3d10 4s1 इनमें से कौन सा है जी? ये वाला ऑप्शन बनता है फिर, ठीक है जी, सी ऑप्शन इज दी। ये दोनों बेसिकली रेगुलर ट्रेंड से थोड़ा सा पेक्युलर बिहेवियर शो करते हैं।